वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार आपका फिर से मेरे इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें लोअर डिसऑर्डर की बात करेंगे, ब्रोंकियोस्टेसिस की बात करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। और इसको हम पूरा कंप्लीट डिटेल से इसको हम पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस तक। इसको हम कन्फर्म आपको मतलब वन लेक्चर के अंदर ही पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। तो इसके अंदर हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ब्रोंकियोस्टेसिस क्या होता है। कि इसके अंदर क्या होता है कि जो इसमें जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती है उनमें परमानेंट डायलेशन हो जाता है। इसके बाद ये वापस मतलब सॉल्व नहीं होती है प्रॉब्लम, अगर सीवियर कंडीशन में चली गई है तो इस कंडीशन को हम पढ़ते हैं कि अब नॉर्मल और परमानेंट डायलेशन यहाँ पर देखा जाएगा ब्रोंकाई के अंदर। और ब्रोंकियोस्टेसिस मतलब डिस्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज होती है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि एक पॉइंट से क्या होता है कि जैसे कि म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है और वो पूरे ब्रोंकाइटिस के अंदर फैल जाता है। और करेक्टराइज बाय द क्रोनिक या परमानेंट। फिर ये धीरे धीरे, ये एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, इसमें टाइम लगता है, जैसे कि 2-3 1 महीना 2 महीना, फिर एक टाइम जाके फिर ये परमानेंट हो जाता है। अगर लंबे समय से हमारे लंग्स के अंदर कफ है तो वो क्या करेगा, या तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन करेगा, या वहाँ की जो जिस सराउंडिंग जिस एरिया के अंदर है वहाँ उस टिश्यू को या उस एल्विलाई या ब्रोंकाई उसको डैमेज करेगा। तो फिर ये धीरे धीरे परमानेंट होता जाता है। इसका डायलेशन इसमें परमानेंट होगा। ब्रोंकाइटिस एसोसिएटेड विद द परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यू थ्रू द वेरिएबल इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इन द लंग्स। मतलब इसमें इन्फ्लामेटरी, जैसे कि मान लो कि कोई कफ है, वो वहाँ पर स्टोर है कई मतलब 2-4 वीक से, तो वो वहाँ पर इन्फ्लामेटरी होगा, मतलब वहाँ पर स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। तो ये प्रोसेस इस लंग्स के अंदर चलेगी, फिर वहाँ पर हमें कफिंग होगी। अगर फिर भी ट्रीट नहीं हो रहा है, कंटिन्यू ये चीज़ें वहाँ स्टोर है, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रोंकियोस्टेसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स, ये मतलब हमारे लंग्स के लोअर लोब्स में होती है। लोअर लोब्स में इसलिए होती है क्योंकि जैसे कि मान लो कि इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर अगर सिक्रेशन हो रहा है तो ग्रेविटी के कारण क्या हो जाता है कि हेवी चीज़ें हमेशा नीचे बॉटम की तरफ आने लग जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ही मैक्सिमम देखा जाता है, क्योंकि इस बॉटम के अंदर यह स्टोर होता जाता है। ठीक है। और इसमें होता है फोकल, एक मिनट, फोकल या डिफ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें। फोकल इसका मतलब है फोकल लेंथ। आपने देखा होगा कि फिजिक्स के अंदर पढ़ा है कि फोकल एक पॉइंट पे होता है, तो एक पॉइंट से लेके ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब इस एरिया से अगर मान लो यहाँ से क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन हो रखा था, ये यहाँ से पूरे एरिया के आस जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पर भी फैल जाएगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं फोकल या डिफ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब इसके अंदर परमानेंट दिखाया गया इस डायग्राम के अंदर। मैं एक मिनट इसको स्टेबल कर देता हूँ थोड़ा, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब ये हमारी नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स थी। ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, फिर म्यूकस का सिक्रेशन हो गया, जिसके कारण इसका डायलेशन हो गया और ये परमानेंट यहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फिर मैं आगे बात करता हूँ ईटियोलॉजीज़ की। ईटियोलॉजीज़ के कॉज क्या होती है, किस कारण ये कंडीशन क्रिएट होती है। तो इज द ऑफन ब्रोट बाई डैमेज ऑफ द लंग्स बाई अदर कंडीशंस। कुछ अदर कंडीशंस हैं जिनके कारण होती है। जो कंडीशन नीचे दी गई है मैं आपको यहाँ बताऊँगा, डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी के कारण भी होती है। टीबी के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण भी ये फॉर्मेशन मतलब सिक्रेशन यहाँ बढ़ जाएगा, बढ़ने के कारण ये कंडीशन हो सकती है। फिर होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या हो जाएगी, सिस्ट बढ़ने जाएगी, फाइबर्स बढ़ जाएंगे, वहाँ का एरिया थोड़ा हार्ड होने लगेगा और वहाँ पर क्या सिक्रेशन बढ़ जाएगा। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो इसमें इफेक्टेड होती है, इसमें सिक्रेशन एक्सेसिव अमाउंट में होगा। जैसे ही जिस एरिया के अंदर जो ग्लैंड्स थी वहाँ पर क्या होगा कि ये हार्ड होने, फाइब्रिस बढ़ने लगेंगे, तो वो हार्ड होगी। हार्ड होने से वहाँ का जो सिक्रेशन है तो वो बाहर की तरफ निकल जाता है और यहाँ पर स्टोर होने लगता है। तो इसमें सिक्रेशन एक्सेसिव अमाउंट भी होने लगता है। फिर बात करते हैं इमोटिलिटी सॉरी और सीलियरी सिंड्रोम। इमोटल सीलियर सिंड्रोम की बात करता हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा ये ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी सीलिया पाई जाती है इस प्रकार से। ठीक है। ये सीलिया क्या करती है कि वन डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। जैसे कि हमारा यहाँ पर कोई भी सिक्रेशन आ रखा है तो उसको क्या करती है, बाहर की तरफ मूवमेंट करवाती है। तो इस प्रकार से वन डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये कोई भी कफ या फोरिजन बॉडी होती है बाहर की तरफ मूव करती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्रोंकियोस्टेसिस की कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो भी ये फॉर्मेशन हो रहा है, ये सिक्रेशन जो हो रहा है म्यूकस का, ये बल्क अमाउंट में होता है। बल्क अमाउंट में होगा तो ये क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पर ये पूरे के अंदर क्या हो गया, सिक्रेशन हो गया। सिक्रेशन होने के कारण हमारी क्या होगा कि सीलिया इसके नीचे दब जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, इनका जो मोटिलिटी जो मोमेंट होता है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, धीरे धीरे परमानेंट डैमेज हो जाएगी। जिसके कारण क्या होगा कि ये जो यहाँ पर जो सिक्रेशन हुआ था वो स्टोर हो जाएगा, ये आगे की तरफ बाहर की तरफ नहीं निकल पाएगा। जिस कारण क्या होता है कि इसको ये कंडीशन बोली गई है कि सिंड्रोम होता है। इसके कारण भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो आई थिंक ये आपको ऐसे समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके आगे की कि इसमें क्या होता है। एक मिनट में इसको रब कर देता हूँ।
इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गए, कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इनहेल फॉरिजन बॉडीज, कई भी मान लो कोई फॉरिजन बॉडी हमने इनहेल कर ली, इनहेल करने के बाद अगर मान लो ये इस पार्ट के अंदर यहाँ पर आके मतलब ब्लॉकेज कर दिया, तो कंटिन्यूस एरिया के कांटेक्ट में रहने के कारण यहाँ के जो टिश्यू वो डैमेज होने लगेंगे और एक रिस्पॉन्स आएगा जिसके कारण इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगी, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं अगर यहाँ इसको रिमूव नहीं किया गया प्रॉपरली टाइम पे, तो इसके कारण भी हो सकता है। फिर बात करता हूँ एलर्जिक ब्रोंकियोपल्मोनरी एस्परजिलस, इसको बोलते हैं ABPA। इसका मतलब ये होता है कि ये जो एक फंगस होता है, एस्परजिलस होता है, फंगस होता है, इसको क्या करने के कारण जैसे मान लो कोई हम खाना खा रहे हैं उसके साथ ये फंगस चला गया और ये लंग्स में जाके वहाँ पर जो हमारी जो ब्रोंकियो जो पल्मोनरी थी उसमें एलर्जी करेगा, जिसमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आएंगे और वहाँ पर सीवियर एलर्जी की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, जिसके कारण ये कंडीशन हो सकती है जिसमें खांसी आना, फिर मतलब कफिंग होना, सूखी खांसी आना बोलते हैं ना, तो इसी के कारण होती है वो। तो वो कंडीशन फिर जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये कंटिन्यू रही क्रोनिक कंडीशन में चली गई तो इसमें फिर क्या होगा, सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस, मतलब रेडिएशन के बाद भी वहाँ पर फाइब्रोसिस बन सकते हैं रेडिएशन के कारण। फिर एक HIV होता है, इसमें भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब मैं नेक्स्ट बात करूँगा क्लासिफिकेशन की। इसका क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है, वो मतलब इसकी ब्रोंक्यूल्स की जो हमारी जो शेप होती है उसके आधार पे किया गया है कि इसकी जो शेप किस प्रकार से होगी, उसी के आधार पे इसका नाम दिया गया है। जैसे कि सिलेंड्रिकल की बात करते हैं, इसमें क्या था, ल्यूमेन डायलेशन होगा इन शेप, मतलब जैसे कि ये नॉर्मल था हमारा, ये आगे से क्या था, नेरो थी, लेकिन जो सिलेंड्रिकल होगा इसमें जो नेरो पार्ट था वो भी एकदम जो एंड पार्ट होता है एकदम सेम रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आगे से डायलेट नहीं होगी इसमें, सॉरी मतलब नेरो नहीं होगी, डायलेट हो जाएगी जैसा कि यहाँ दिया गया है इस प्रकार से, तो पूरा एकदम सेम रहेगा इसमें। और फिर बात करता हूँ सेकुलर या सिस्टिक की बात करता हूँ, इसमें लॉस ऑफ ब्रोंकियल सब डिविजन्स। अभी बात करता हूँ सिस्टिक होता है, सिस्टिक के अंदर क्या होता है कि जो हमारे सब डिविजन्स यहाँ से बाहर निकल रही थी ना, ये डिविजन्स क्या होगी आगे जाके, फिर आगे से थोड़ा डिल्ट होने लगेगी, ब्लॉकेज होने लगेगी, अपने आप ये क्या जाएगा यहाँ से घूम जाएगी। तो ये इस प्रकार से जैसे कि यहाँ से आगे आ रही थी लेकिन आगे से घूम गई, देखो बाहर निकलने वाली थी ना जितने भी, ये बाहर से आके घूम गई। तो ऐसा लगता है कि ये ग्रेप्स मतलब एक गुच्छा होता है, ग्रुप्स होता है ग्रेप्स का, उस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। एक होता है वेरिकोज। वेरिकोज तो आपने सुना ही होगा या देखा भी होगा, जो हमारे जो थाई होती है, पैर होता है, वहाँ पर क्या होता है, वेरिकोज वेन बाहर की तरफ दिखाई देती है एकदम नॉर्मली, जिसमें वो मेनली उन पेशेंट्स में होती है जो लंबे समय से वहाँ मतलब खड़े रहते हैं, 10-15 घंटे कंटिन्यू खड़े रहते हैं, उनमें धीरे धीरे जाके ओल्ड एज के अंदर ये कंडीशन क्रिएट होने लगती है। तो वैसी वेरिकोज वेन होती है, इरेगुलर अपीयरेंस होता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारी वेन होती है तो उसके अंदर इरेगुलर अपीयरेंस हो जाएगा, यहाँ से ब्लॉकेज आने लगेगा तो यहाँ पर ब्लड स्टोर होने के कारण ये बाहर की तरफ डायलेट हो जाती है, उसी प्रकार से ये हो जाती है, वेरिकोज जैसे दिखाई देता है। तो इसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, इनकी कुछ मैंने लिखा भी है, जो सिलेंड्रिकल इसको ट्यूबुलर भी बोल सकते हैं, फ्यूसिफॉर्म भी बोल सकते हैं। तो इसमें हो गया ब्रोंकाई रिटेंस, हो गया ब्रोंकाई रिटेन दिए रेगुलर स्ट्रेट आउट लाइन हो जाएगी इसके अंदर, मतलब सीधी की सीधी लाइन हो जाएगी। एंड द वॉल एंड थिकनिंग इज स्मूथ, मतलब स्मूथ और थिकनिंग हो जाएगी, मतलब चौड़ी हो जाएगी। फिर बात करते हैं सेकुलर या सिस्टिक ब्रोंकिटिस की बात करेंगे हम यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्रोंकाई होता है वो सीवियर डायलेशन होता है इसके अंदर, मतलब डायलेशन हो जाएगा इसका। फिर लार्ज एरिया होता है, एरियाज ऑफ डायलेशन एंड, जो इसका जो डायलेशन का जो एंड होता है लार्ज एरिया, लुक लाइक ग्रेप्स ब्रोंकाई, जिसमें इसमें दिखाया गया है कि पहले सीवियर डायलेशन हो गया, फिर ये ग्रेप्स की जो गुच्छा होता है इस प्रकार से दिखाई देता है। और ब्लाइंडली इन द डायलेशन थिक वॉल सिस्ट, मतलब इसमें सिस्ट बनने लग जाएंगी, वॉल थिक हो जाएगी। ये कंडीशन वेरिकोज के अंदर दी गई, तो वेरिकोज में होता है रिसेंबल लाइक वेरिकोज वेंस हो जाएंगी, रेगुलर या अल्टरिंग डायलेशन हो जाएगा, एंड द कॉन्स्ट्रिक्शन इरेगुलर और वॉल थिकनिंग हो जाएगी, मतलब वॉल चौड़ी हो जाएगी इस प्रकार से, जैसे कि मान लो कि हमारी वॉल थी पहले नॉर्मल ऐसे थी, तो वेरिकोज में क्या होता है कि इस प्रकार से ब्लॉकेज आने लग जाएंगे इसके अंदर। तो इरेगुलर होती है, सीधी सी बात है, इसमें इरेगुलर देखने को मिलेगा, इसमें से रेगुलर थी ना, ये इरेगुलर हो जाएगी, फिर इसके अंदर ब्लॉकेज देखने को मिलेंगे, तो बाहर से फील कर सकते हैं इसको हम। लंग्स की बात नहीं कर रहा, वेन्स की बता रहा हूँ। उसी प्रकार ये वेरिकोज हमारे लंग्स में भी होती है, तो मैं इसमें MRI के द्वारा भी इसको समझा देता हूँ आपको एक बार, जैसे कि यहाँ पर आपको विजिबल होगा आसानी से। ये रहा ब्रोंकियोक्टिसिस की बात करते हैं, इसमें सिलेंड्रिकल के अंदर क्या होता है कि इसमें इस प्रकार से सिलेंडर्स बन जाते हैं इसके अंदर, और जिसमें हमारे इसमें दिया गया है MRI के अंदर देख सकते हो। फिर ये हो गया वेरिकोज, हो गया वेरिकोज लिखा है इसके अंदर, वेरिकोज के अंदर क्या इरेगुलर हो जाएंगी। फिर तो सिस्टिक के अंदर ग्रेप्स का जैसे गुच्छा बनता है इस प्रकार से सिस्ट बन जाती है, तो इसको बोलते हैं सिस्टिक हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसको वापस एक बार सेट कर देते हैं, ओके।
अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, इस प्रकार से इसका इन्फेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, कब जाके इसका इन्फेक्शन सीवियरिटी में कन्वर्ट होता है। पहले नॉर्मली क्या रहता है, एक्यूट इन्फेक्शन रहता है, वो ट्रीट हो जाता है, इधर अलग अलग कंडीशंस होती हैं। फिर वो एक्यूट अगर ट्रीट नहीं किया गया तो फिर वो क्रोनिक के अंदर चेंज हो गया, ब्रोंकियोएक्टिसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्राइमरी इन्फ्लामेशन टू ब्रोंकाई, सबसे पहले प्राइमरी इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन होता है। फिर उसमें क्या होता है, इंक्रीज म्यूकस विस्कोसिटी, उसका म्यूकस विस्क मतलब उसका गाढ़ापन, म्यूकस का गाढ़ापन बढ़ता जाता है इसमें, क्योंकि ये ब्रोंकाई इन्फेक्शन हुआ था। फिर रिकरेंट होता है, फिर वापस से ये चीज़ें बार बार होने लगती है। मान लो मैंने एक बार ट्रीटमेंट करवा लिया, मैंने ट्रीटमेंट लिया, एंटीबायोटिक मैंने प्रॉपरली नहीं ली, थोड़े दिन तो मुझे लगा कि रिलीफ मिला है, लेकिन ये वापस रिकरेंट हो सकता है। और ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन, और ये एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, मैंने आपको पहले बताया था, जो फोकल एंड जो डिफ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था उसमें। फिर बात करता हूँ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, इसमें न्यूट्रोफिल्स जैसे टी लिम्फोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, इंक्रीज ऑफ इलास्टेज एंजाइम होता है। इलास्टेज एंजाइम होता है जो डायलेशन का काम करता है, वो यहाँ पर क्या जाता है, सिक्रेट होता है। टीएनएफ होता है, जो टीएनएफ का ट्यूमर नेक्रोसिस्ट फैक्टर होता है, वो भी अल्फा यहाँ पर लीड करता है लॉस ऑफ द इलास्टिसिटी को लॉस करने के लिए टीएनएफ फैक्टर आते हैं। फिर वो क्या होता है, ब्रोंकियल जो होता है डायलेशन होगा, फिर वहाँ पर जो इलास्टिसिटी क्या हो गई, वो लॉस होगी, इसके कारण क्या डायलेशन हो जाएगा, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर वहाँ से जो इन्फेक्शन था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। फिर क्या था, विडेंट एयरवे ल्यूमेन, जो हमारी एयरवे जो ल्यूमेन थी वो वाइडेंट चौड़ी हो जाएगी। चौड़ी होने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारी ल्यूमेन नॉर्मल ये थी, अब इसमें क्या डायलेशन होने के कारण ये फिर यहाँ से इसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो ज़्यादा हुआ है तो यहाँ पर पस फॉर्मेशन हो जाएगा, या कोई भी सिक्रेशन या म्यूकस का स्टोरेज हो जाएगा। तो ल्यूमेन तो पहले नॉर्मल यही थी, लेकिन डायलेशन होने के कारण यहाँ पर इतने में क्या हो गया, म्यूकस का सिक्रेशन हो गया। ठीक है, फिर एक्सेसिव म्यूकस आएगा, पस फॉर्मेशन होगा। फिर जो ये डैमेज हो गया, मैंने अभी बताया था कि ये सीलिया फिर डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर परमानेंटली क्या हो जाएगा, कफ का फॉर्मेशन था, तो यहाँ की सीलिया यहाँ पर नीचे दब जाते हैं ना, जिसके कारण ये डैमेज हो जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है पे तो फिजियोलॉजी की। फिर लास्ट में क्या हो जाता है, ये कंडीशन ब्रोंकियोएक्टिसिस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिससे कि दो कंपेरेटिव डायग्राम दिए गए हैं। जैसे नॉर्मल ल्यूमेन हमारी ये थी, ठीक है। अब यहाँ पर ल्यूमेन देखो कितनी मतलब नेरो हो चुकी है। नेरो होने के बाद इसमें जो बाहर वाला एरिया था उसमें क्या हो गया, पस का फॉर्मेशन, या किसी प्रकार से म्यूकस या आप बोल सकते हो इसका फॉर्मेशन हो गया। अब डिस्ट्रक्शन हो रही है, वॉल डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो आगे की तरफ और इसमें प्रेशर लगा रही है। ठीक है, तो ये दोनों की नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, कि इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है। तो कॉमन सी बात है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पड़ रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारी जो ब्रोंकियाई थी वो नैरो हो रही है। तो नैरो होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्रीथिंग होती है इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी आती है, क्योंकि यहाँ पर एयरवे जो ल्यूमेन थी वो प्रॉपर मतलब नहीं है, क्योंकि वो नैरो हो चुकी है, तो वहाँ पर एयर का जो पास हो रही है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगी। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगी, कमी होने लगेगी बॉडी के अंदर। जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी तो हम मतलब तेज सांस लेंगे। ठीक है, फिर बात करता हूँ कफ विथ ए लोड म्यूकस ग्रीन, जो हमारा जो म्यूकस होता है वो ग्रीन होने लगता है, या येलो, जो येलो स्पूटम अप टू 240 ml दे रखा है, यहाँ तक हो सकता है। मतलब ये स्पूटम येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, म्यूकस बोल सकते हो आप इसको। प्यूरिलेंट एक्सपेक्टोरेशन की बात करता हूँ, इसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है स्पूटम कैन बी एस्टिमेटिंग द सीवियरिटी ऑफ डिजीज़। जो हमारा प्यूरिलेंट मतलब पस फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि वहाँ सीवियरिटी हो सकती है लंग्स के अंदर, कि मतलब अदर डिजीज़ भी और वो मतलब कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसके बाद बात करता हूँ क्लबिंग और फिंगर। तो ये हमारा जो फीचर में क्लिनिकल फीचर है, इसके अंदर ये साइन दिखाई देगा, अगर जिसके अंदर ये क्लिपिंग फिंगर्स दिखाई दे रही हैं उसका मतलब होता है इसके अंदर ब्रोंकियोएक्टिसिस की कंडीशन क्रिएट हो चुकी है। इसमें क्या होता है, जो हमारा एंड पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, उसमें एडिमा जैसी फील दिखाई देता है, जैसे कि हमारे जो नेल्स होते हैं इसके सराउंडिंग एरिया होता है वो स्वेलिंग दिखाई देती है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिल्ट मतलब घूम जाएगी, आगे से वाला जॉइंट होता है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा इस डायग्राम से आसानी से, इसको बोलते हैं क्लबिंग फिंगर। फिर होता है हीमोपेटिसिस, तो ब्लड इन स्पूटम। अब हीमोपेटिसिस इस कंडीशन में इसलिए होता है कि सीवियर इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ की जो क्या होती है कैपिलरी या जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, फिर स्पूटम के साथ क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है। तो ये कंडीशन भी एक क्लिनिकल फीचर है। अगर ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन हो सकती है। अदर कंडीशंस में भी होता है, लेकिन इसका भी ये मतलब क्लिनिकल फीचर है। फिर बात करेंगे हम इसके अंदर सिस्टमेटिक मैनिफेस्टेशन, इसे मतलब इसमें साइन एंड सिम्टम होते हैं अकॉर्डिंग टू इसमें कंडीशन क्या, फीवर भी आ सकता है, वेट लॉस हो सकता है। वेट लॉस इसलिए होता है, अब इसमें सारी चीज़ें एकदम कोरिलेट कर सकते हो। वेट लॉस क्यों होगा यहाँ पर, आप एक चीज़ सोच के देखो एक बार। वेट लॉस इसलिए होगा क्योंकि अगर हम हमारी बॉडी को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ तो वेट लॉस होना था। इनडायरेक्टली वेट लॉस भी होता है।
रिकरेंट निमोनिया, अगर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो वापस थोड़े बाद ही निमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। फिर वीजिंग इन द वाइड स्प्रेड ब्रोंकियोस्टिटिस, मतलब इसमें ये फैल सकता है आगे। और ऑन स्कल्टेशन, अब जब इसको हम सुनेंगे स्टेथोस्कोप के द्वारा भी हम इसको क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, तो इसको मतलब कुछ जैसे डॉक्टर हमारे स्टेथोस्कोप लगा के साउंड सुनता है, उससे वो कंफर्म कर लेता है थोड़ा बहुत कि ये कंडीशन हो सकती है, उसके बाद ही वो कुछ टेस्ट लिखता है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। फाइन क्रैकल्स होते हैं इसमें, फाइन मतलब एकदम पतले ऐसे, मतलब जैसे शार्प क्रैकल साउंड सुनाई देंगे, जैसे कि हम मतलब जो हमारी हम बोलते हैं ना कि हम दो जो हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में से जो साउंड आता है, क्रैकल एकदम फाइन होता है, एकदम शार्प होता है, तो इस प्रकार के साउंड्स आएंगे जैसे कि मैंने अभी इस प्रकार से। ठीक है, फिर बात करता हूँ कोरेस क्रिप्ट्स होता है, इसमें भी क्या होता है कि जो हमारा बलगम या वहाँ स्टोर होने के कारण साउंड सुनाई देते हैं। तो ब्रोंकियल ब्रीथिंग होती है, ब्रोंकियल ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है कि जो ब्रोंकियाई के अंदर हम स्टेथोस्कोप वहाँ पर रखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि एकदम स्पीड से आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, क्या हो रखा है कि फ्लूइड का कलेक्शन हो रखा है, उसके कारण अलग ही साउंड दिखाई सुनाई देगी। इसी में भी वही होता है, इसके अंदर क्या होता है कि म्यूकस का स्टोरेज हो रखा है, तो इसमें जैसे कि पानी के अंदर से बुलबुले उठते हैं ना, आपने देखा होगा, जैसे कि हुक्का होता है ना, हुक्के के अंदर आपने देखा होगा कि वो पानी होता है, किस प्रकार से आवाज़ आती है, सेम इसी के अंदर वो आवाज़ देखने को मिलती है। ब्रोंकाइटिस हो गया और कौन सोलिडेशन हो गया, इसके अंदर क्या होता है कि जिस एरिया के अंदर इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे म्यूकस का सिक्रेशन होने लगा और वहाँ का एरिया सॉलिड होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर पस फॉर्मेशन, सिस्ट फॉर्मेशन बनने लग जाएगा और वो एरिया सॉलिड हो जाएगा और वहाँ की जो साउंड होता है वो अलग तरीके से सुनाई देगा। फिर बात है कोलेप्स, लंग्स कोलेप्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उसको प्रॉपरली एल्विलाई को ऑक्सीजन अमाउंट नहीं मिल रहा है और वहाँ पर सिक्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो वो कोलेप्स भी हो सकते हैं। और केविटेशन, केविटेशन ये होता है कि हमारे जो लंग्स के अंदर जो केविटी होती है वहाँ पर ये जो फ्लूइड का क्या हो जाएगा, स्टोर होने लगा है, तो उसको बोलते हैं केविटेशन, जो केविटी के अंदर स्टोर होंगे। फिर बात करता हूँ डायग्नोसिस क्या करेंगे यहाँ पर। डायग्नोसिस में सबसे पहला पॉइंट तो सब में फिक्स है, स्ट्रेंथ फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर हम करेंगे। फिर बात करेंगे ब्लड टेस्ट, क्योंकि ब्लड का टेस्ट करेंगे उसमें हमें पता चल जाएगा। फिर एक होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो ये फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम और जो फोर्स वाइटल वॉल्यूम होता है, उस जो उनका जो डिवीजन होता है वो हमें लो होना चाहिए, उनका रेशियो कम होना चाहिए। कम हो, अगर कम है तो इसके अंदर पता चल जाएगा कि ये कंडीशन क्रिएट हो रही है। फिर बात करता हूँ ऑक्सीजन सेचुरेशन, देखेंगे कि इसमें क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रॉपरली अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। फिर रेडियोलॉजी करेंगे, चेस्ट एक्सरे हो गया, ट्रेमेट्रिक्स लाइन्स होगी, जिसके अंदर क्या होगा, प्रॉपरली साइन लाइन्स बनने लग जाएंगी। ठीक है, इसमें फाइबर्स हो गया, लाइन्स बनने लग जाएंगी। फिर बात करता हूँ साइनस रेडियोग्राफ्स। साइनस रेडियोग्राफ्स हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो साइनोसाइटिस हमने पढ़ा था उसकी भी कंडीशन मतलब सेम फीचर यही रहते हैं, और वहाँ से जो हम क्या करते हैं, साइनस में साइनोसाइटिस क्या होता है कि एक एरिया से दूसरी एरिया के अंदर स्प्रेड होता है, तो वो हमारे लंग्स को भी इफेक्टेड कर सकता है अगर वो कंडीशन है तो। फिर HRCT टेस्ट करेंगे, इसमें तो सिग्नेट रिंग साइन देखेंगे। सिग्नेट रिंग साइन का मतलब ये होता है कि एक रिंग होती है, रिंग के अंदर एक होलो स्पेस दिखाई देता है, वो हम इसके अंदर MRI के अंदर देखेंगे, जैसे कि ये रिंग आपको यहाँ दिखाई दी गई है। जैसे सिग्नेट रिंग साइन होता है, इस प्रकार से एक रिंग होती है, जैसे कि मान लो कि रिंग ये दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया ये रहा, ये जो होलो एरिया दिखाई दे रहा है वो ये रहा, तो इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रिंग बनी हुई तो बहुत सारी आपको दिखाई दे रही होंगी, तो ये होता है सिग्नेट रिंग साइन होता है हमारा, ये एक इसका क्लासिकल साइन है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। फिर बात करता हूँ स्पुटम कल्चर करेंगे, क्योंकि स्पुटम के अंदर भी अगर कोई बैक्टीरिया या अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है उसका पता चल जाएगा, पल्मोनरी या इन्फ्लुएंजा हो गया। फिर ब्रोंकियोस्कोपी करेंगे, इसमें ब्रोंकियोस्कोप को अंदर डाल के वहाँ पर विजुलाइजेशन करेंगे कि ब्रोंकिया के अंदर कहाँ पर कैसा इन्फेक्शन है। फिर स्पेसिफिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, IgA इम्यूनोग्लोबिन्स डिटेक्शन करेंगे, सिस्ट फाइब्रोसिस बाय द स्वेट क्लोराइड टेस्ट। स्वेट क्लोराइड टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि जो इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस बनता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो IgA तो इम्यूनोग्लोबिन वहाँ पर डिटेक्शन देखा जाता है, मतलब IgA वहाँ पर देखी जाती है। इनडायरेक्टली IgA इसका कोई रोल ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये स्वेट क्लोराइड टेस्ट करेंगे, उसके अंदर IgA का अमाउंट बढ़ा हुआ आएगा, तो इसका मतलब होता है कि ब्रोंकोइक्टिसिस हो सकता है। फिर बात करता हूँ बेरियम टेस्ट ऑफ टू आइडेंटिफाई, इसमें तो ये हो गया GRD हो गया, ये होगा गैस्ट्रो इसोफेजियल रिटार्डेशन या रिफ्लेक्स डिजीज बोल सकते हैं इसको। अब हम लास्ट पढ़ेंगे हमारा ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट हो गया एलिमिनेट द कोज को जड़ से मतलब ख़त्म करना है, कंट्रोल करना है इन्फेक्शन को, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, इनहेल करवाना है, न्यूबलाइजेशन करवाना है, ब्रोंकियो डायलेशन मतलब ब्रोंकियो को डायलेशन करने के लिए हमें क्या करना है, उसको इनहेल न्यूबलाइज करना है। आइसो आइसोप्रोटेरो प्रोटेनोल हो गया, तो ये इसमें हम देंगे न्यूबलाइजर के थ्रू।
फिर बात करता हूँ अल्फा एंटी ट्रिप्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो अल्फा जो थेरेपी यहाँ दी जाएगी उसके अंदर क्या होगा कि ये जो हमारी प्रोटीन्स होती है जो जीन बढ़ाने का काम करती है और ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो ये थेरेपी भी हम यहाँ देंगे। और ये पोस्टल ड्रेनेज, तो ये वर्ड से समझ में आ रहा, पोजिशन के अकॉर्डिंग वहाँ ड्रेनेज करवाएंगे। अब यहाँ पर दिया गया ब्रोंकियोस्टेटिस यूजुअली इफेक्टेड द लोअर लोब्स को इफेक्ट करता है लंग्स के, तो उसको अकॉर्डिंग एक्यूमुलेशन इज द लंग्स के अंदर जो पोजीशन चेंज करेंगे और वहाँ फॉलो करेंगे इजीली ड्रेन टू म्यूकस एपस को बाहर निकालने के लिए। तो ये पोजीशन दी गई है, आप यहाँ पर देख लो एक बार कि जिस प्रकार से जहाँ पर कोई भी हो रखा है कि मान लो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, लेटरल साइड हो रखा है, तो इसको राइट जो पोस्टीरियर सेगमेंट में हो रखा है तो इस प्रकार से पोजीशन देंगे। अगर इसको लेफ्ट पोस्टीरियर सेगमेंट में हो रहा तो इस प्रकार से, अगर पोस्टीरियर एपिकल में हो रखा ऊपर की तरफ तो इस प्रकार से बैठाएंगे। ये कुछ पोजीशंस है ताकि वहाँ पर इसको कंफर्टेबली क्या हो, रिलीफ मिले और उसको एयर वे प्रॉपरली थोड़ा काम करता रहे और ऑक्सीजन सप्लाई होती रहे, इसलिए इसको पोजीशंस देंगे। और यहाँ से ड्रेनेज बाहर निकालने के लिए मतलब ये थेरेपीज देते हैं, मतलब ये पोस्टल ड्रेनेज करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, हमारी एंटीबायोटिक्स भी यहाँ पर चलाएंगे क्योंकि बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक्स भी देंगे। अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस बना है तो इसमें एंटीबायोटिक चलाएंगे, इसमें एमोक्सिलिन देंगे मेनली जो 500 mg देंगे, 10 to 14 डेज देंगे। कंप्लीट कोर्स लेना है, अगर ये नहीं लोगे तो इसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा। एंड होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, तो ये भी हम यहाँ पर देंगे। अब बात करता हूँ यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स देंगे, जेंटामाइसिन देंगे, 80 mg देंगे, और सेप्टाजिडीम हो गया ये देंगे, 2 mg देंगे, TDS देंगे दिन में 3 बार। और होता है पिप्रासिलिन हो गया, ये 45 mg देंगे, TDS दिन में 3 बार, ये 2 बार, ये 3 बार। ये IV देंगे क्योंकि यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपना काम करेगी। फिर आता है IV इम्यूनोग्लोबुलिन, ये भी देंगे। इसमें हो गया टोब्रेमाइसिन 300 mg देंगे, सॉल्यूशन फॉर द इनहेलेशन, इनहेल करवाएंगे, तो ये भी हम यहाँ पर थेरेपी देंगे। फिर बात करता हूँ सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करता हूँ। सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये सीवियर कंडीशन हो गई है तो इसमें इंडिकेशन इन द डिमेज या डिजीज जो कन्फाइंड टू वन लोब या सेगमेंट, अगर किसी भी एक कन्फर्म जो सेगमेंट है या डिजीज़ यहाँ पर किसी भी एक फिक्स लोब के अंदर हुई है उसको कन्फर्म करना है और उसके बाद उसको ट्रीट करना है। अनकंट्रोल्ड हीमोपेटेसिस, अब अगर मान लो बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब था ब्लॉकेज, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था एयर एम्बोलिज्म पढ़ाया था, वहाँ पर एयर बबल्स आ गया फिर उसको आर्टरी को ब्लॉक कर दिया। उसी प्रकार हम ब्रोंकियल जो आर्टरी होती है उसको भी क्या करेंगे, हम एम्बोलाइज करेंगे। जैसे कि मान लो कि ये हमारी क्या थी, ब्रोंकियाई थी, और यहाँ पे इस पार्ट के अंदर क्या था, ये वाला मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर ब्लड आ रहा था सीवियर अमाउंट के अंदर क्योंकि यहाँ पर ये रप्चर हो चुकी थी, यहाँ की वो आर्टरीज थी, फिर ये ब्लड हमारे स्पुटम के अंदर आ रहा था। ठीक है, अब इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर से क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, इस कैथेटर डाल के वहाँ पर कुछ मतलब ब्लॉकेज करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने ब्लॉकेज करवाने के लिए कुछ मतलब फोरिजन पार्टिकल्स यहाँ पर अटैच कर दिए, फिर यहाँ पर कर दिए फोरिजन। ऐसा नहीं है कि ये मतलब यहाँ पर इन्फेक्शन करेगा, फोरिजन में मतलब जैसे कि एक जैसे मिट्टी के सामान कुछ हम यहाँ पर क्या डालेंगे इसके अंदर, मतलब इसको ब्लॉकेज करवाने के लिए यहाँ पर डालेंगे ताकि यहाँ ब्लडिंग रुक जाए। और यहाँ पर ये जो हम डाल रहे हैं वो क्या करते हैं कि हमारे लंग्स को इफेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा ही कुछ डालेंगे जो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये इफेक्ट भी नहीं हो पाएगा और हमारा ये ब्लड कंट्रोल भी हो जाएगा। ठीक है, फिर लंग्स ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं अगर मान लो सीवियर अमाउंट पे पूरे स्प्रेड हो चुका है, तब यहाँ सर्जिकल रिसेक्शन कर सकते हैं कि मतलब कोई किसी से पार्ट के अंदर कुछ मतलब इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पर हम रिसेक्शन करेंगे, वहाँ से कट लगा कर उस ट्यूमर को या उस एरिया को सेगमेंट को वहाँ से हटा देंगे। रिमूवल ऑफ विस्कस सिक्रेशन, जो विस्कस सिक्रेशन या फोरिजन बॉडीज या म्यूकस या पस होता है उसको रिमूव करेंगे। ये सर्जिकल मैनेजमेंट थे हमारे, सर्जरी के द्वारा इसको करेंगे। प्रिवेंट एंड सपोर्टिव थेरेपी भी यहाँ देंगे, न्यूट्रिशन सपोर्ट देंगे, एडुकेट हाइड्रेशन रखेंगे, हेल्थ लाइफ स्टाइल उसकी मेंटेन करेंगे। अवॉइड स्मोकिंग बॉलिंग, स्मोकिंग नहीं करना, हैंड वॉश करना है, कवर कफ, अगर हमारे को कफिंग हो रही है तो कवर करना है, स्नीजिंग हो रही है तो भी कवर करना है, गेट वैक्सीन लेनी। अब लास्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की बात करने जा रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस में लंग्स एब्सिसिस हो सकता है, जिसके अंदर क्या होगा कि हमारे जो लंग्स के अंदर जो कैविटीज़ है वहाँ पर क्या होगा कि पस का फॉर्मेशन या किसी भी प्रकार से वहाँ पर म्यूकस का सीक्रेशन हो गया, जिसके कारण वहाँ पर सीवीटी अलग प्रकार की जो डिजीज़ हो सकती है। तो उसको हमें बचाने के लिए मतलब ये लंग्स मतलब कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब ब्रोंकाइटिस के कारण अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो मैंने कंडीशन बताई है कि ये हो सकती है। एक होता है प्लूरल इन्फ्यूज़न हो गया या प्लूरेसी हो गया। प्लूरल इन्फ्यूज़न का मैंने लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर बताए थे, सेकंड लास्ट था शायद, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल से बताया।
एम्फाइसीमा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर सॉरी बता चुका हूँ। अब एम्फाइमा पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ पर एस है, ये मैंने आपको किस में बताया था, COPD में बताया था ना, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ कोर पल्मोनल सॉरी प्लूरेसी का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये प्लूरल जो हमारी कैविटी होती है उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो फ्लूइड का स्टोर हो जाएगा, फिर वहाँ पर सीवियर पेन होने लगेगा। फिर हो गया कोर पल्मोनल। कोर पल्मोनल का मतलब होता है जो हमारे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स होते हैं वहाँ पर लोड बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है बैक जो मतलब हमारे हार्ट का वर्क होता है ओवरलोड बढ़ जाता है, वर्किंग लोड बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर हार्ट के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। सेरिब्रल एब्सेस हो सकता है, मतलब हमारा सेरिब्रल के अंदर जो वहाँ पर भी क्या हो जाता है फ्लूइड का स्टोर होने लग हो सकता है वहाँ पर, जैसे कि हमारा हेडेक हो सकता है वहाँ पर, और वहाँ पर जैसे कि ऐसा लगता है कि कुछ प्रेशर लग रहा है, दबाव लग रहा है। फिर हो गया एमाइलोइडोसिस हो गया, फिर हो गया निमोनिया, ये कंडीशंस भी यहाँ क्रिएट हो सकती है। ये एक प्रोटीन होती है वो वहाँ पर क्या हो जाएगी स्टोर होने के कारण वहाँ पर लंग्स के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये यहाँ तक की कंडीशन हमने आप पूरा एक ब्रोंकिटिस कंप्लीट किया है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट करना, हम वहाँ उस चीज़ को दोबारा से डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एम्फाइमा पढ़ेंगे, जिसको मैंने यहाँ लिखा है एम्फाइमा। ये कंप्लीट नहीं है, मैं भी इसके नोट्स पूरे प्रॉपर्ली बनाऊँगा। तो एम्फाइमा की हम यहाँ बात करेंगे। थैंक यू।